महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इन दिनों नए नए शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। पॉलिटिक्स की नई टर्मिनोलॉजी में खटमल, तरबूज, सत्ता जिहाद जैसे शब्दों की एंट्री हो गई है। ये सारे शब्द ढूंढ ढूंढ कर उद्धव ठाकरे लाए हैं। टारगेट पर है महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस और देश के गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन सबसे ज्यादा बवाल मचा है अमित शाह की टाइटल और मुस्लिम आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली की तुलना पर। उद्धव ने अब्दाली से तुलना की तो बीजेपी ने भी औरंगजेब फैन क्लब का उद्धव को मेंबर बता दिया। इन सबके पीछे 2024 का विधानसभा चुनाव है। अपने अपने वोट सेट करने की कोशिश की जा रही है। ए फैक्टर से एम फैक्टर को साधने की कोशिश है। महाराष्ट्र की सियासत में एम फैक्टर और ए फैक्टर का खेल क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली तो पण शाहच होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहे। अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळायला आला होता। उद्धव ठाकरे एक निराश और हताश व्यक्ति है और इस निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है और आज का भाषण करने के बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि वो सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। ...2024 में महाराष्ट्र की नई पॉलिटिकल पिक्चर। क्यों छाया औरंगजेब अब्दाली एक कैरेक्टर? क्या इसके पीछे मराठा मुसलमान एम फैक्टर? क्या महाराष्ट्र में औरंगजेब फैन क्लब खुला है? क्या औरंगजेब फैन क्लब के सबसे बड़े लाभार्थी ठाकरे हैं? भाईजान के वास्ते औरंगजेब अब्दाली के रास्ते। बात सिर्फ अब्दाली और औरंगजेब तक नहीं है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में महायुति और महाविकास अघाड़ी की लड़ाई में खटमल की एंट्री हो गई है और तरबूज भी आ गया है। साथ ही महाराष्ट्र की सियासत की एक नई टर्मिनोलॉजी लॉन्च हुई है, सत्ता जिहाद यानी पावर जिहाद। इन सभी शब्दों का आविष्कार उद्धव ठाकरे ने किया है। ये सुनाने से पहले उद्धव ठाकरे ने इन सभी टर्मिनोलॉजी का प्रयोग क्यों किया है, किसके लिए किया है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, पहले वो जान लेते हैं। इसकी शुरुआत उद्धव ठाकरे ने अमित शाह की शाह टाइटल की तुलना अहमद शाह अब्दाली से की है। ये बताकर मराठी अस्मिता को उठा दिया है क्योंकि अब्दाली ने पानीपत के युद्ध में मराठाओं को हराया था, इसलिए अमित शाह की अब्दाली से तुलना कर बीजेपी के खिलाफ मराठी कार्ड स्कोर करने की उद्धव ठाकरे ने कोशिश की है। जब उद्धव ठाकरे अब्दाली को लेकर आए तो फडणवीस ने उद्धव के लिए औरंगजेब फैन क्लब का फीता काट दिया, हिंदू विरोधी और मुसलमान प्रेमी जता दिया। बात बढ़ी तो उद्धव तरबूज और खटमल लेकर आ गए। दरअसल तरबूज के प्रयोग से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र बीजेपी आहत हुई है क्योंकि तरबूज के बहाने गृह मंत्री फडणवीस की बॉडी शेमिंग का आरोप बीजेपी उद्धव पर लगा रही है। बीजेपी कह रही है कि उद्धव ने ऐसा कहकर भाषाई मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। दोनों के आरोप प्रत्यारोप के पीछे 2024 विधानसभा चुनाव की लड़ाई है। उधर उद्धव ने बीजेपी और अपनी लड़ाई को बड़ा तब और बना दिया जब महायुति सरकार पर सत्ता जिहाद का गंभीर आरोप लगा दिया। सत्ता जिहाद मतलब पार्टी तोड़कर सत्ता हासिल करना। ये आरोप उद्धव, शिंदे की शिवसेना, एनसीपी अजीत पवार और बीजेपी पर लगा रहे हैं। पहले सुनिए, फिर आपको बताते हैं अब्दाली, औरंगजेब, खटमल, तरबूज, सत्ता जिहाद के पीछे असली सियासी खेल क्या है। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली तो पण शाहच होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहे। अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळायला आला होता। आम्हाला हिंदूचं शिकवतोय। अरे नवाज शरीफचा केक खाणारी अवलाद तुमच्याकडनं आम्ही हिंदुत्व शिकायचं। आम्ही औरंगजेबाचे फॅन क्लब, मग तुमचं जे काय चाललंय हा सत्ता जिहाद नाहीये।
हा सत्ता जिहाद आहे. आणि जसं मी परवा मुंबईतल्या शिवसैनिकांसमोर बोलताना बोललो, त्याचा उल्लेख संजय राऊत यांनी केला आणि इकडे एक फोटो आहे. एक तर तू राहशील किंवा मी राहील. आणि इकडे मला माहित नाही, माझ्या पायाशी कलिंगड ठेवले. काही जणांना वाटलं मी त्यांना आव्हान दिलं. मी कोणत्याही ढेकणाला आव्हान देत नाही. मी म्हणजे कोण आणि तू म्हणजे कोण हे समजून घेतलं पाहिजे. अब चाहे फडणवीस हो या फिर महाराष्ट्र बीजेपी के दूसरे नेता या फिर शिंदे की सेना, सब यही कह रहे हैं मुस्लिम प्रेम का चेहरा उद्धव का दिख गया है. इसीलिए औरंगजेब फैन क्लब वाला कांटा उद्धव को चुभ गया है. श्रीमान उद्धव जी ठाकरे बयान करते हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र जी पर, या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूंगा. ये चैलेंज की भाषा राजनीतिक चैलेंज के लिए नहीं है. ये इन प्रकार के विशिष्ट वर्ग के आरोपियों को बताने के लिए कि तुम चिंता मत करो, हम गृह मंत्री और पुलिस को निपटा देंगे. ये छुपा एजेंडा है. और इसके लिए इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की समझ, इस प्रकार का संतुष्टिकरण ये मुंबई और महाराष्ट्र को असुरक्षित कर रहा है. आवाज और नारे दिए जा रहे हैं मुंबई किसकी, मुंबई किसके जेब में डाली जाएगी. लेकिन सवाल यह है मुंबई को गिलंकृत करने के लिए कौन आ रहा है. यह विशिष्ट वर्ग के संतुष्टिकरण का कारण है. अगर ऐसा है तो इस बात में कितना दम है? क्या वाकई में अब्दाली औरंगजेब के पीछे मुस्लिम वोट की सियासत है? इसको समझने के लिए 2014 से लेकर 2024 तक के महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट के पैटर्न को समझना होगा. उद्धव ठाकरे पर बीजेपी क्यों तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है? क्यों एंटी हिंदू वाला उद्धव का पर्चा फाड़ रही है? और उद्धव क्यों अब्दाली के साथ अमित शाह का नाम जोड़ रहे हैं? और क्यों औरंगजेब फैन क्लब पर चिढ़ रहे हैं? दरअसल सारा खेल महाराष्ट्र के 32% मराठा वोट और 12% मुस्लिम वोट के इर्द गिर्द चल रहा है. बीजेपी हिंदू प्रेम की मशाल जलाकर मराठा वोटर्स को जगाना चाहती है और उद्धव से दूर रखना चाहती है. उधर उद्धव को पता है मुसलमान उनके साथ जुड़ चुका है. बस एम फैक्टर यानी मुस्लिम और मराठा वोट को विधानसभा चुनाव से पहले तक रिचार्ज रखना है. महाराष्ट्र में यही खेल चल रहा है. बीजेपी अगर हिंदू वोट को जगाती है तो उद्धव का मराठा मुस्लिम जोड़ टूटेगा. बीजेपी के लिए उद्धव से जुड़ता मुस्लिम क्यों चुनौती बन रहा है? बस इस पैटर्न को समझ लीजिए. 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर उद्धव की शिवसेना को ज्यादा वोट मिले. महाराष्ट्र के मुंबई रीजन का सैंपल ले लेते हैं तो यहाँ 6 लोकसभा सीटें हैं. उद्धव ठाकरे की शिवसेना इन 4 सीटों पर लड़ी, जिसमें मुंबई साउथ, मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ ईस्ट में उद्धव की शिवसेना जीती, जबकि मुंबई नॉर्थ वेस्ट में शिंदे की शिवसेना को जीत मिली. इन 4 सीटों पर उद्धव की शिवसेना को 49.12% वोट मिले. 2024 लोकसभा चुनाव में मुंबई साउथ के मुंब्रा देवी से उद्धव की शिवसेना को 77,469 वोट मिले, जबकि शिंदे की शिवसेना को 36,690 वोट. इस सीट से कांग्रेस के एमएलए अमीन पटेल हैं. 2019 लोकसभा चुनाव में मुंबई साउथ की मुंब्रा देवी से शिवसेना को 38,969 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 73,838 वोट मिले. इस सीट से तब भी कांग्रेस के एमएलए अमीन पटेल ही थे. मतलब 2024 में मुस्लिम वोट उद्धव की शिवसेना की तरफ स्विंग कर गया. मराठा वोट भी महाविकास आघाड़ी से नहीं खिसका और मुसलमान वोट मजबूती से जा चिपका. उद्धव ठाकरे अगर अब्दाली से अमित शाह की तुलना कर रहे हैं और मराठा कार्ड चल रहे हैं तो सोच समझकर ये कर रहे हैं. किसका मानसिक संतुलन खराब है सबको मालूम है. उद्धव ठाकरे जी ने कोई आरोप नहीं लगाया है. क्या आरोप लगाया उद्धव जी ने? आरोप क्या है? ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं महाराष्ट्र में, ये आरोप है क्या? ये लोग हार गए हैं लोकसभा का चुनाव, ये आरोप है क्या? कौन सा आरोप क्या होता है मुझे बताइए ना. मानसिक संतुलन की बात क्या है ये विधानसभा में पता चलेगी आपको. मुस्लिम वोट बैंक किस तरह से उद्धव ठाकरे के पाले में गया है. दूसरी मुंबई की लोकसभा सीटों का सैंपल ले लीजिए. देखिए, ये आक्रामक रुख नहीं है, यह दरअसल फ्रस्ट्रेशन है. उद्धव ठाकरे जी को एक बात दिख गई कि लोकसभा चुनाव में उनको बहुत सफलता मिली नहीं.
और जो वोट मिले वो कांग्रेस के वोट मिले, जिनकी वजह से बड़े मुश्किल से कुछ सीटें उनके पास आई। तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है, इसलिए वो कुंठित हो गए हैं। और इंसान जब कुंठित हो जाता है तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। तो मानसिक रूप से विक्षिप्त अवस्था में अपने साथ के राजनीतिज्ञों के बारे में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना बड़ा दिलचस्प है। मुंबई के रंग शारदा हॉल में वो कहते हैं कि या तो मैं रहूंगा या तुम, फडणवीस को टारगेट करते हुए। जब भारतीय जनता पार्टी एकदम एग्रेसिव तरीके से उतर गई और जब फडणवीस ने भी जवाब दिया, तब उसके बाद मैं देखता हूं कि पुणे जाते जाते वो पूरा यूटर्न मार लेते हैं। बोलते कि मैं किसी व्यक्ति पे नहीं बोल रहा था, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहा था। अगर उनका जो रंग शारदा का जो उनका वक्तव्य है वो उनको दिखा दिया जाए तो उनको खुद समझ में आ जाएगा कि मुंबई से पुणे जाते जाते कितना बड़ा झूठ वो बोल रहे हैं। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, उसके बाद फिर अपनी बात से पलट जाना, यह शिवसेना की परंपरा नहीं रही है, ये बाला साहब जी की परंपरा नहीं रही है। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की एक आदत थी कि जो वो बोल देते थे उस पर टिके रहते थे। आज उद्धव ठाकरे जी अगर शिवसेना प्रमुख के सही वारिस होने का दावा करते हैं तो कम से कम बाला साहब जी की तरह अपनी बात पर टिके रहने की आदत डालें, वरना वो कहें कि वो बाला साहब जी के असली वारिस नहीं, नकली वारिस है। मतलब कहानी सीधी है, अब्दाली हो या औरंगजेब, इन सब के पीछे एम फैक्टर है, जिसमें मुस्लिम फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है। क्यों ये फैक्टर? क्योंकि ये फैक्टर जितना उछलेगा उतना हिंदू वोट एक होगा। इसीलिए जैसे उद्धव ने अब्दाली का नाम लिया, बीजेपी ने औरंगजेब फैन क्लब का शटर खोल दिया। महाराष्ट्र की आने वाली सियासत में ये कितना बड़ा फैक्टर है, इसी से समझ लीजिए बीजेपी इसे आए दिन बस्ते से निकालती रहती है। 22 जून 2023 को माहिम में औरंगजेब के साथ लगे उद्धव ठाकरे के पोस्टर। 19 जून 2023 को फडणवीस बोले, अचानक औरंगजेब की इतनी औलादें कहां से पैदा हुई। 14 जून 2023 को राज ठाकरे ने 55वें जन्मदिन पर औरंगजेब की तस्वीर वाला केक काटा। 7 जून 2023 को भाजपा नेता नीलेश राणे ने शरद पवार को औरंगजेब का अवतार कहा। बड़ी दुख की बात है। मैं तो देवेंद्र जी, ये हमारे जो विरोधक है, लेकिन पर्सनल नहीं है। मेरे और देवेंद्र जी, मैं हमेशा सोचती थी मेरी तरफ से कि रिश्ता एक तरफ, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो पर्सनल नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। और इतना ही मेरा उनका रिश्ता सीमित था। और जब 5 साल वो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे, हमारी अपेक्षा थी एक यंग आदमी, डायनामिक है, कुछ करना चाहता है। और हर सरकार कुछ तो अच्छा काम करती है, हर सरकार। मैं इनकी तरफ नहीं सोची कि 70 साल में कुछ नहीं किया। हर सरकार में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, बिकॉज गवर्नेंस इज कंटिन्यूटी। और उस हिसाब से देवेंद्र जी से मेरी भी बहुत सारी अपेक्षा थी। जरूर हमारी लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, लेकिन पर्सनल कभी नहीं है। उद्धव ठाकरे और पूरा महाविकास अघाड़ी सबसे ज्यादा औरंगजेब फैन क्लब के नाम से परेशान है, क्योंकि अमित शाह ने पहली बार औरंगजेब फैन क्लब का नाम लिया था। आरोप लगाया था कि इसके मेंबर कसाब जाकिर नाइक के चाहने वालों में से एक है। यह कहकर पूरी महाविकास अघाड़ी को औरंगजेब फैन क्लब से जोड़ दिया था। कुछ दिनों में चुनाव आने वाले हैं। बीजेपी को पता है धर्म और राष्ट्रवाद ही ऐसा मुद्दा है जो महाविकास अघाड़ी के एम फैक्टर को डेंट कर सकता है। इसीलिए उद्धव भी फ्रंट पर हैं और बीजेपी भी पीछे नहीं हटना चाहती।